जैनब मलिक बहावलपुर से और आज मेरी पॉडकास्ट में मेरी स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर कुदसिया। डॉक्टर कुदसिया मेरी बहुत ही प्यारी सीनियर और ये मैं इनका बता दूं कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन में कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में और ये एज अ प्रैक्टिशनर एस्थेटिक फिजिशियन अपना प्रैक्टिस कर रही हैं और आपके और हम सब की खवातीन को खूबसूरत बनाने का काम कर रही हैं। मजीद डिटेल हम डॉक्टर कुदसिया से पूछेंगे कि वो अपना डिटेल में इंट्रोडक्शन करवाएं और बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुदसिया, आपने टाइम दिया। हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं आपके बारे में, आप अपनी कंप्लीट जर्नी बताएं स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेजुएशन। Thank you so much, Dr. Zainab. It's great honor for me. I am Dr. Qudsi Anwar. I graduated from Islamic International Medical College, Rawalpindi. Then I joined Mayo Hospital and did my 1 year house job there. Then I joined BBH after my marriage in 2011. जैसे कि आपको पहले ही पता है कि 2011 में डेंगू की एपिडेमिक आई, तो मैं उस वक्त इमरजेंसी में एज ए CMO काम करती थी। तो मैंने आई वाज द फर्स्ट वन जिसने डायग्नोज किया। एक पेशेंट आया हाई ग्रेड फीवर के साथ और जब मैंने उसका CBC कराया, क्योंकि मेयो हॉस्पिटल में मैंने ऐसे केसेस देखे थे, बट इट वाज वर्जन फॉर भावलपुर। भावलपुर में ऐसी डिजीज अभी नहीं आई थी, ना ही किसी को नहीं अंदाजा था कि इस तरह कोई डिजीज हमारे पास आ सकती है या किसी चीज का आउटब्रेक हो सकता है। लेकिन मैंने जैसे ही उसकी देखी, उसकी हेयर डाइज थी और जिस तरह उसके साइन एंड सिम्टम्स थे, बॉडी एक्स थे, और सबसे बड़ी बात ट्रेवलिंग हिस्ट्री थी। वो UET में स्टूडेंट था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो फिर मैंने उसकी CBC कराई। जब मैंने CBC करवाई तो उसमें प्लेटलेट काउंट जो था 75,000 था, TLC काउंट भी 3200। तो मैंने कहा कि ये डेंगू का ना सस्पेक्ट केस है, तो इसको एडमिट करना चाहिए। और ट्रीटमेंट थोड़ी बहुत पता थी जिस स्टार्ट की। उस वक्त भी जिस तरह डेंगू के आते गए, फिर उन्होंने मुझे डेंगू का फोकल पर्सन नॉमिनेट कर दिया। आई वर्क डे एंड नाइट। उस वक्त जंग भी थे और आया इस तरह। तो मतलब बहुत मेरे सीनियर्स थे, जिस तरह प्रोफेसर काजी थे, उस्मान गनी साहब थे, उस वक्त प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने बड़ा ट्रस्ट किया मुझ पर और डेंगू वार्ड को ना मुझे इंचार्ज बना दिया। हालांकि मैं उस वक्त जूनियर थी, बट तो बहुत अच्छा हमारा वो साया रहा और हमने बड़ा अच्छी तरह मैनेज किया। उधर उस वक्त के CM जो थे, ये शहबाज शरीफ साहब, वो भी आए, तो उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया। उसमें ये हुआ कि दिसंबर में मुझे फिर एक्सीलेंस अवार्ड मिला, जो सबसे पहला वाला। उसके बाद 2016 मैंने कोंगो में बहुत अच्छा काम किया एज इन्फेक्शियस डिजीज के फोकल पर्सन, और फिर इन्फ्लुएंजा आ गया इन 2018। इसी तरह फिर मैंने मीनवाइल मुझे ना प्रिवेंशन बेटर देन क्योर से मैंने ये अंदाजा लगाया कि अगर हम प्रिवेंशन कर लें इस डेंगू का जो मॉस्किटो होता है, एडीज इजिप्टाई, तो हम इस डेडली वायरल डिजीज से बच सकते हैं। फिर मैंने इसी असना में क्या है, मैंने कम्युनिटी मेडिसिन ज्वाइन किया और साथ साथ मैंने जो डर्मा में इंटरेस्ट था, पहले डर्मा में रेजिडेंसी स्टार्ट की, फिर मैंने क्विट करके कम्युनिटी मेडिसिन को ज्वाइन किया। लेकिन वो अंदर का जो एक था कि मैंने जी डर्मा में करना था शुरू से पैशन था, तो मैंने फिर जैसे ही एस्थेटिक फील्ड का आया तो फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। लेकिन मुझे था कि पहले कुछ ना कुछ आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए किसी भी काम शुरू करने के पहले। आपको नॉलेज होगा तो आप आगे उसमें गाइड भी कर सकते हैं और बेहतरी भी ला सकते हैं। फिर मैंने 2022 में डिप्लोमा किया इसमें एस्थेटिक, एज ए एस्थेटिक फिजिशियन भी मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर जिस तरह कम्युनिटी में माशाल्लाह MCPS, देन फिर FCPS की उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट की, और फिर उसके बाद मेरा रिटर्न भी माशाल्लाह क्लियर हो चुका है उसका। तो मैंने पिछले साल PPSC से एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जो है सिलेक्शन हुई मेरी और कायद-ए-आज़म में पोस्टिंग हो गई। तो इस तरह ये साया जर्नी जो है वो हाँ मल्टी से। लेकिन यही है कि प्रिवेंशन जो है ना वो बड़ा एक मेजर इफेक्ट रखती है। मैंने ये किया कि मैंने साइट को भी साथ रखा, जिससे अगर कोई डेंगू का आ जाता है या कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज का आता है तो मैं लाजमी उसमें इंटरवीन करती हूँ एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट, या जो भी किसी तरह करके कोई भी जो कम्युनिटी से रिलेटेड या प्रिवेंशन के लिए कुछ भी होता है, तो मैं सेशन भी कराती हूँ। एज ए फैसिलिटेटर भी मैं ही हूँ। बहुत से लोग हैं, थाउजेंड्स पीपल डॉक्टर्स हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है इन्फेक्शन डिजीज के लिहाज से, ठीक है ना। तो
इसी बिल्कुल, तरह के बिल्कुल। स्किन में और भी आप एज़ हमें अ एस्थेटिक फिजिशियन भी आप माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। स्किन केयर की बेहतरीन रूटीन क्या होनी चाहिए? उसका जवाब आप दे रही थी। प्लीज़ शुरू कीजिए। हाँ जी, मैंने ये कहा कि एक तो आपने कंसिस्टेंसी एक नहीं है इस चीज़ में, कोई भी जी, स्किन केयर इस्तेमाल करती हैं, ठीक है ना? सही, सही। कंसिस्टेंसी एक नहीं चाहिए और ना पेशेंस होना चाहिए। हर बंदे को ये हुँ, पता होना चाहिए कि कोई जादू की वो नहीं है कि जी आप एक गोली अगर ग्लूटाथायोन का एक इंजेक्शन लगा लेंगे तो आप अगले ही लम्हे बहुत व्हाइट हो जाएँगे या आप बहुत ज़्यादा स्किन ग्लो करने लग जाएँगे, ऐसे नहीं है। जी। कंसिस्टेंसी है, आप मॉर्निंग मतलब थोड़ी प्रोडक्ट लें लेकिन आप ये देख लें कि जो आपकी आप अपनी स्किन की टोन जो है ना उस पे कॉन्फिडेंट हैं। जो अल्लाह हुँ, ताला ने आपको बनाई है वो बेहतर है। गुड स्किन इज़ नॉट व्हाइट, गुड स्किन मीन्स हेल्दी स्किन। अगर आपकी यस, स्किन हेल्दी है, आप उसी में कॉन्फिडेंट रहें और उसके यस। अकॉर्डिंगली आप जो है उसको ट्रीट करें। आपके लिए सबसे पहले तो ये है कि वाटर इंटेक अच्छे रखें, बैलेंस डाइट आप लें, जंक फूड को अवॉइड करें, ठीक है सही, ना? और लो साल्ट और लो शुगर इस्तेमाल करें और फैटी डाइट मतलब ना लें। उससे आपकी सही। बाकी बीमारियों से भी आप जितना आप कर सकते हैं मतलब बाकी बीमारियों से भी बच सकते हैं और क्या है हुँ, मज़ीद इससे भी आप जो है स्किन केयर भी आपकी बेहतर होगी। इसके अलावा आप सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। अच्छी हुँ, हुँ। सनस्क्रीन एक ऑयल बेस्ड होती हैं, वाटर बेस्ड होती हैं, टिंटेड होती हैं, जो आपको सूट कर जाए। लाज़मी नहीं फैमिली में भी बहुत से लोग होते हैं जो डिफरेंट यूज़ कर रहे होते हैं ना अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन और आपकी स्किन कैसी है, ऑयली है, ड्राई है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप किसी से मशवरा ले लें। किसी भी कंसल्टेंट से आप राब्ता करके उसको दिखा के फिर आप यूज़ करें। जो आपको सूट करती है चीज़ वही इस्तेमाल करें। और मॉर्निंग सही, में भी लगाएँ और आफ्टरनून में भी लगाएँ। मैं अपने सही, क्लाइंट्स या पेशेंट जो भी आते हैं तो उनको 2 टाइम रिकमेंड करती हूँ कि आफ्टरनून में भी आप सनस्क्रीन लगाया करें। तो सही, उसके सही, अलावा आप नाइट में कोई भी मॉइस्चराइज़र से हल्की सी क्लींजिंग कर ली। जैसे अगर सही। आपने वज़ू किया है उसके बाद थोड़ा ड्राई करके क्लींस करके या नाइट टाइम जब आप सोने लगते हैं तो उससे पहले करें। उसमें भी काफ़ी सही, आपकी वो बाकी सेफ सही, ड्रग प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। राइट प्रोसीजर एंड प्रोडक्ट्स फॉर राइट पेशेंट, ठीक है ना? सही, हर सही। चीज़ हर एक के लिए नहीं बनी, ठीक है? हाँ, ख़वातीन अक्सर ऐसा करती हैं कि दूसरों से सुनी-सुनाई मुझे ये क्रीम बड़ी सूट की तुम भी लगा लो। तो ये नहीं करना नहीं, नहीं चाहिए। मैंने देखा है। आज संडे था हुँ, मैं मॉल में गई तो मैंने देखा कि उधर फार्मेसी पे बहुत रश था अच्छा। और जो सबसे अनहोनी मुझे चीज़ नज़र आई वो ये था ग्लूटाथायोन की जो थी ना हाय मतलब मुझे ये था कि किसी ने प्रिस्क्राइब तो नहीं की शायद पता नहीं इस कहीं से देख के या मीडिया से हर बंदा उसी को उठाई जा रहा था। डाल अब ये हुँ, नहीं पता किसी ने मतलब देखना ये ऐसे ही रैंडमली आप इस तरह ना लें, आप अपनी हुँ, स्किन के मुताबिक लें। देखें कॉस्मेटिक से भी एक नहीं है डिफरेंट मतलब अच्छी अगर आपने कॉस्मेटिक अकॉर्डिंग टू यू है उस नहीं यूज़ की, तब भी मसला हो सकता आपने अभी कहा स्किन टाइप के मुताबिक प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारी स्किन टाइप क्या है? अक्सर ख़वातीन की ऑयल निकल आता है तो कहती हैं मेरी ऑयली स्किन है। है। हालाँकि ऑयल सिर्फ़ नाक के पास होता है, बाकी स्किन पे नहीं होता। तो क्या किसी डॉक्टर के मशवरे से स्किन टाइप पता करानी चाहिए या खुद ही हम लोग खुद ही डायग्नोज़ कर लें? नहीं, खुद भी आपको अंदाज़ा हो जाता है, ऐसे नहीं है कि डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, उसके लिए ये है कि जिस तरह आप वॉश करते हैं अपना फेस, कि सोप से या जो है किसी भी फेस वॉश से आप जब अपना क्लीन करते हैं, तो उसके 30 मिनट्स बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है। अगर खिंचाव फ़ील हो रहा है, टाइटनेस फ़ील हो रही है, ड्राइनेस फ़ील हो रही है, तो इसका मतलब ड्राई है। अगर आपने देखा कि आपने फेस वॉश किया लेकिन कुछ देर बाद ही आपका ऑयली होने लगा ठीक है हुँ, ना? उससे अंदाज़ा आपको हो जाता है प्रोडक्ट्स यूज़ से। मैंने ये बताया ना हर एक के लिए हर नहीं है। आप एक ही घर में बहुत से मुख्तलिफ जो अफ़राद हैं वो एक ही फेस वॉश यूज़ करें। तो जी। जिनकी ऑयली होगी या जिनकी ड्राई होगी तो वो कंप्लेन करेंगे कि हमारी स्किन ड्राई है। उसी ड्यूरेशन में जो दूसरा बंदा है उसको बेहतर फ़ील करता है उस प्रोडक्ट के लिए। तो वैसे हुँ, आप चेक भी करा सकते हैं, अंदाज़ा हो जाता है कि एक्नी है या ड्राइनेस है, ठीक है ना? वो भी ये है कि हाँ, प्रोडक्ट लेते हुए देखें, लिखे होते हैं उसके लिए आप लाज़मी चेक करवाएँ। कि जैसे अगर आपने सनब्लॉक लगाया है कोई भी, तो वो अक्सर सूट नहीं करता, एक्ने हो जाती है। मतलब अच्छी ब्रांड के भी जो होते हैं प्रोडक्ट्स, लाज़मी नहीं है वो सबको सूट करें, ठीक है ना? जी, आपका ब्रांड वही है जो आपको सूट करेगा, बेशक वो लेस एक्सपेंसिव हो, ठीक है ना? बिल्कुल। डॉक्टर साहब इशफ़ाक साहब ने क्वेश्चन भेजा है कि डू यू ट्रीट ओनली वुमेन? यस मैं ओपीडी तो करती हूँ मेल्स की भी, लेकिन प्रोसीजर के लिए अभी तक मैं फीमेल्स को ही मतलब सही, फैसिलिटेट करती सही। हूँ मोस्टली। अच्छा नेक्स्ट हम मेरा क्वेश्चन ये है कि किस एज से किस उम्र से स्किन केयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए आपके ख्याल में? क्योंकि छोटे बच्चों को कहते हैं ये प्रोडक्ट्स वगैरह कॉस्मेटिक्स की नहीं यूज़ करनी चाहिए, यंग जो छोटी बच्चियाँ होती हैं। तो आपका क्या तजुर्बा जी। है, किस एज से हम शुरू करें स्किन देखिए केयर? स्किन केयर बच्चियों को अपनी बच्चियों को ज़रूर काउंसिल करें इस बारे में या बच्चों को भी कि हेल्थ हाइजीन के बारे में।
ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? बच्चे जिस तरह टीन एज के बच्चे होते हैं, आपको पता है हार्मोन चेंज होते हैं, प्यूबर्टी में इनिशियली जब आए होते हैं, तो उन्हें बताएँ कि बेटा आपने हाइजीन का कैसे ख़्याल करना है, आपने बाथ लेना है, आपने स्किन केयर, ठीक है? आप सनस्क्रीन उनको रिकमेंड कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा है कि बच्चे जब प्यूबर्टी में एडोलेसेंस में आते हैं, तो उनकी एक्नी होना शुरू हो जाती है, मेल में भी और हुँ, फीमेल में, बच्चियों में भी हो जाती है, तो फिर उनको तो ज़रूरत होती है ना। उनको वो हुँ, ऑकवर्ड भी फ़ील हो रहा होता है कि हम क्या स्कूल जाते हैं तो हमारी स्किन ऐसे है। बच्चे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। मैं बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल। कि पिछले ये 2 हफ्तों में मेरे पास 4 बच्चे आ चुके हैं, जो कितने एज के 16 से लेके जो है वो 18 तक की एज का था, इसी तरह मतलब से आए थे। वो जी स्कूल अच्छा, जाते हैं, कहते हैं कि हमारी एक था एक्ने के लिए और एक था सनस्क्रीन के लिए कि मेरी बहुत टैन हो गई स्किन। तो ज़ाहिर है जिस तरह फ्रेंड्स आपस में बैठते हैं तो डिस्कस करते हैं, अभी हर बंदा ही आजकल मैंने देखा है। आप देखेंगे, अब मैं अगर देखूँ कि बहुत ऐसा कुछ 4-5 साल पीछे जाऊँ तो बहुत कम ट्रेंड था कि कोई सनस्क्रीन यूज़ करता है, बहुत कम लोग थे। लेकिन अब बिल्कुल, जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, उनमें से मैक्सिमम बंदे जो हैं वो सनस्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है? फीमेल बिल्कुल, जितनी भी होती है, वो लाज़मी नहीं है, हाँ, ये है कोई चीज़ उन्हें सूट कर रही होती है, कोई नहीं कर रही होती, ठीक है ना? बट ये है कि यूज़ करते हैं। फिर बच्चों को हुँ। टीन एज से ही स्टार्ट कर दें, फिर उसके बाद जब आप 35 प्लस होती हैं फीमेल्स या जी, जी। जब चाइल्ड बेयरिंग एज एज के बाद देते हैं, फिर मिसाल मतलब काफ़ी आ जाते हैं। कुछ लोगों की पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो जी। मुलाज़मा होता है, जो प्रेगनेंसी में हुआ होता है, वो ठीक ही नहीं होता, ठीक है ना? हुँ, उसके लिए आपने सबसे पहले देखना ट्रीट द अंडरलाइंग काज़ कि आपकी सही है, काज़ क्या है? पिगमेंटेशन है, एक्ने है, तो अगर आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से है या किसी सही, और वजह से, किसी चीज़ की डेफ़िशिएंसी से है, तो जब तक आप सही वो है। डेफ़िशिएंसी को फुलफ़िल नहीं करेंगे या उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएँगे, तो आप बेशक जितनी मर्ज़ी प्रोडक्ट्स लगा लें, वो जो है हुँ, आपके लिए वो अच्छी नहीं होगी, ठीक है? सही, आपके सही। लिए क़यामत साबित नहीं होगी, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसको और जिस तरह आपने बहुत सी स्लो ख़वातीन कहती हैं कि हम तो हाउसवाइफ़ हैं, हम तो घर से बाहर नहीं निकलते, तो क्या हम भी नहीं सनस्क्रीन लगाएँ? ख़वातीन जो घरों नहीं, में नहीं, रहती ज़रूर हैं। लगाएँ। देखिए अच्छा, घरों में रहती हैं, वो बैठती हैं, सहन में बैठती हैं, अक्सर तो ट्रेनिंग जिस समय बड़े सहन जिनके होते हैं, तो उनके लिए मसला हो जाता है। तो फिर वो जी सही, उन वो सही। नहीं अपनी केयर करती, वो टैनिंग के साथ आती हैं, ख़ास तौर पे जिन जो ऐसे देहात में रहती हैं, मेरे पास आती हैं क्लाइंट, उनकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है और सन टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है। उसका ये सही, वजह सही। उन्हें ये लगता है हम घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन आपका सन एक्सपोज़र तो हुआ है ना, आप घर में भी हैं, ठीक बिल्कुल। है ना? तो मेन तो हाँ, हमने सन कपड़े धो के आप एक्सपोज़र बाहर तार पे हाँ, लटकाने के लिए निकलती हैं, मतलब बाहर तो जी आप बिल्कुल अंदर-बाहर तो निकल रहे होते हैं ना, घर में भी सहन और है, सारा जी, कुछ है, छत पे जा अल्ट्रावायलेट रहे हैं। आपको पता अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं, देखिए वो कहीं से भी तो क्या आपकी प्रोटेक्शन रखनी चाहिए। इवन जो ड्राइविंग गाड़ी होती है मैंने देखा है अक्सर फीमेल आती हैं कि जो जो हाथ उनका सन एक्सपोज़र के पास होता है, उसमें और दूसरे वाले में, राइट में और लेफ्ट में काफ़ी डिफ़रेंस होता है। फिर उनको मैं कह हुँ, देती हूँ ग्लव्स पहनिए और सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल करें, तो जो भी उन्हें सूट करता है। सही। अभी डॉक्टर साहब आप ज़िक्र कर रही थी कि यंग एज में लड़कियों को, लड़कों को पिंपल्स और एक्ने बहुत हो जाती है। इसकी क्या जी, जी। वजूहात हैं? और अक्सर बच्चियाँ जो हैं वो खुद से दबा-दबा के कील निकाल रही होती हैं, पस निकाल रही नहीं, होती हैं। तो और माएँ उनको कह रही होती हैं जवानी दे दाने ने ते इन्हां दा इलाज ना कराओ। तो आपका क्या नहीं, ख़्याल है? नहीं, क्या वाक़ई ये जवानी के नहीं, दाने नहीं। इनका कोई इलाज नहीं है? और क्यों ये हो जाते देखिए हैं? ये पर्सन टू पर्सन वही कहते हैं, हुँ, लाज़मी हुँ। नहीं सबको होते हों, ठीक है ना? हुँ, ये हुँ। अपनी स्किन टाइप्स होती है, जेनेटिक्स होते हैं कुछ की मतलब फैमिली में होता है कि ये टेंडेंसी होती है, ठीक है? उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं, ठीक है? तो उसमें जी, ये है या आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल नहीं थी, ठीक है ना? एलर्जी कर डिफरेंट दी। स्किन वो हाँ। आ जाती है, एलर्जी का इस तरह। तो आप उनको ट्रीट ज़रूर करें, आप उनको किसी भी कंसल्टेशन के वो खुद से कुछ भी यूज़ करेंगी वो डेंजर है उनके लिए। हुँ। तो आप बच्चियों को ज़रूर लेके जाएँ, बल्कि बच्चियों के जो अनवांटेड हेयर्स जिस तरह होते हैं, तो वो बिल्कुल इग्नोर कर दिए जाते हैं। उनको भी उसके लिए लेज़र या कोई भी जो ट्रीटमेंट है अवेलेबल, वो इस्तेमाल करने चाहिए। जी। ठीक है ना? और ये सही है, यानी कि जो ट्रीटमेंट हाथ ले से लेना चाहिए निकालने जब के प्रॉब्लम ज़्यादा हो, वरना जी, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में बच्चे चले जाते हैं। वो ये नहीं, सोचते नहीं, हैं कि उससे शायद हमारा बल्कि जो सेल्फ इमेज उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा यानी कि उसमें पीछे रह जाते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की। ख़ास तौर पे ये जो हाथ से निकालने वाला है ना, इससे ये है कि वो डार्क हो जाएगा स्पॉट मतलब हुँ, हीलिंग में उसको टाइम लगेगा और इसके अलावा वो पिगमेंटेड हो जाएगा काफ़ी जगह पे। हुँ, और फिर स्कार ज़्यादा उसका भी ठीक एजिंग होना बढ़ मुश्किल होगा। हाँ, स्काई का भी। आप उसके लिए अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, जो हुँ, स्टेरॉइड से पाक हों, वो इस्तेमाल करें। कोई भी जो शॉर्ट कोर्सेज़ है ना, जिस तरह शॉर्टकट में आती है पैकेट में जिनमें स्टेरॉइड होता है, वो कुछ दिनों में ही व्हाइट तो कर देती है, मतलब कम्प्लेक्शन थोड़ा लगता है आपको कि फेयर हो गया, बट उनके लॉन्ग लास्टिंग बहुत
मतलब हैजर्ड्स हैं उनकी ना, तो कोई होम रेमेडी भी जो है आपने वो ऐसी नहीं करनी जैसा लेमन लोग यूज करते हैं, बेकिंग सोडा, वो क्या है आपकी स्किन बैरियर को डैमेज करता है। तो आपने जी, जो है सेफ चलें, अपनी स्किन सेफ्टी बहुत आपके लिए ना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही, मैंने ये कहा बिल्कुल ना कि सही। आपकी अपनी स्किन की जेनेटिक्स को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप हेल्दी कर सकते हैं या उसकी रूटीन मेंटेनेंस से आप उसको बेहतर कर सकते हैं। सही, सही। अब आती हूँ अपने मेरी जो पेशेंट्स हैं उनके फेवरेट सवाल की तरफ कि प्रेगनेंसी में जो उनको छाइयाँ पड़ जाती हैं, फ्रेकल्स हो जाते हैं जी, और जी। वो कहती हैं कि बाजी ये तो फिर किसी चीज़ से नहीं जाएँगी और वो उसकी जी, नहीं अंडरलाइन जाती कॉज़ हैं। क्या होती है और वो क्या प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो सकती हैं? देखिए, मैंने बताया कि जिस तरह आयरन डेफिशिएंसी से, इस हुँ, तरह डिफरेंट उससे मतलब ये जो मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी से इस तरह ये पिगमेंटेशन हो जाती है। हर बच्ची का अपना जो है वो टेंडेंसी होती है। कुछ में हो जाती है, कुछ में नहीं होती। लेकिन जिनको हो जाती है उनको करना चाहिए अपना सन एक्सपोज़र, अपनी रूटीन जो है उसमें सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, ठीक है? और बाकी जो है हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, ज़ैलिक एसिड है या डिफरेंट इस तरह व्हाइटनिंग वो एजेंट होते हैं, वो इस्तेमाल करें। असल में बात ये होती है कि जैसे ही प्रेगनेंसी में बनती है ना, तो जो फीमेल्स होती हैं वो अपनी केयर करना छोड़ देती हैं, बच्चा आ हुँ, जाता है। वो मैंने ये हुँ, देखा है कि उनका वेट गेन भी होया होता है और जो है वो ना अपने वेट को या अपने आप को तवज्जो देती है और ना ही अपनी स्किन केयर को उस तरह देख मतलब उसको केयर कर पाती है जिस तरह वो प्रेगनेंसी से पहले थी, ठीक है ना? तो उन्हें फ़ौरन जो है वो एडवाइस सीक करनी चाहिए और इसको डिले नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल। जब और हम जितना जैसे डिले गायनोकोलॉजिस्ट करेंगी हैं तो हम कहते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी के लिए ड्रिप्स लगवा लें या अनार का जूस इस्तेमाल कर लें या डाइट अच्छी कर लें ताकि वो अंडरलाइन डाइट कॉज़ भी हील हो जाए। मल्टीविटामिन्स देखें ना, हुँ, मल्टीविटामिन्स आप देखें B6, B12 जो भी है ये भी बिल्कुल। यूज़ करें। आपने देखा होगा कुछ फीमेल प्रेग्नेंसी में बहुत ग्लो करने लग जाती हैं, जो हाँ, मल्टीविटामिन बिल्कुल। और ये चीज़ें अपनी पूरी अच्छी तरह खाई, उनके बाल भी अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। तो ना उनको चाहिए कि इस तरह मतलब अपनी ना डाइट को अच्छा करें, अच्छे मतलब उसमें फ्रूट्स लें और ये सारी चीज़ें जो है ना इसके करके और फिर अपनी जो है अपनी पहले जो काज़िज़ हैं या जो आपको लगता है कि हमें कमी है, आयरन की है, विटामिन डी की है, किसी भी चीज़ की जो आपकी आपको लगता है कि इसकी वजह से हमें ये सारे इश्यूज़ हो सकते हैं तो करें और सन एक्सपोज़र के लिए सनस्क्रीन लगाएँ और इसके अलावा फिर ये देखें बाकी जिस तरह प्रोडक्ट्स हैं जो स्किन व्हाइटनिंग वो भी करें और स्किन केयर करें, क्लींजिंग करें, विटामिन सी सीरम अगर सूट करता है तो वो भी बहुत अच्छा है। वो मतलब काफ़ी हेल्पफुल होता है और ऐसी क्रीम्स वगैरह यूज़ करें जो स्टेरॉइड ना हो जिनमें, ठीक है ना? सही, तो सही। हो जाए और रूटीन में अगर वो केयर करेंगी अपनी तो उसमें काफ़ी बेहतरी आती है। और बेहतरी फिर इसके आती है, अलावा हमारे पास बिल्कुल। ट्रीटमेंट है, हमारे पास देखें इसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट है या नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, तो वो आपको करने चाहिए, ठीक है ना? सही, वो आप सही। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं तो करें। लेकिन अगर हाँ, आप और इतना भी लेकिन करेंगे आप हेल्दी कंसिस लाइफ़स्टाइल तो हर बंदा अफ़ोर्ड कर सकता है, पानी तो हर बंदा पी सकता है, जी, सब्जियाँ जी। फ्रेश, सब्जियाँ, गाजर, चुकंदर का जूस, ये चीज़ें तो मतलब इतनी कॉस्ट में नहीं आती। लेकिन हम बेसिक चीज़ों को भी छोड़ दें तो फिर तो काम नहीं ठीक होगा। इसी तरह हाँ जी, स्किन के नहीं साथ बालों का वही बहुत मसला है, बहुत सी ख़वातीन कहती हैं हमारे बाल बहुत गिरते हैं, हमें हाँ, कोई उसमें मेडिसिन देखिए दे दें। डिफरेंट इश्यूज़ हो वो क्यों सकते हैं। गिरते हैं? उसमें ये देखें पेशेंट को ना पहले ये देखना चाहिए कि हमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वज़ह से ये हो रहा है, ठीक है? हुँ, अंडरलाइन काज़ को आप कहें। स्ट्रेस से भी होता है, देखें सीधी-सी बात है, स्ट्रेस से भी हो जाता है। आपने गलत शैम्पू मतलब कोई ऐसा यूज़ कर लिया है प्रोडक्ट, आपने हेयर ट्रीटमेंट करवा लिया है, जैसे आजकल बहुत है केराटिन, नैनोप्लास्टी ये सब काफ़ी मतलब हैं जो केमिकल्स यूज़ करते हैं हम हेयर्स पे, तो उससे जो हेयर की जो लाइफ़ है या उसकी जो टेक्सचर है वो काफ़ी डैमेज होता है। इसके जी, अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, इसके अलावा थायराइड इश्यूज़ हों किसी को, तो जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट आए या कोई पेशेंट अगर आपसे पूछता है, आपके पास भी आते हैं, ज़ाहिर फीमेल आती हैं, तो आप जी, उन्हें लाज़मी उनकी सीबीसी ज़रूर करवाएँ, सही, विटामिन डी लेवल करवाएँ और इसके अलावा थायराइड का लेवल करवाएँ, ठीक है ना? और B6, B12 लाज़मी मतलब ये टेस्ट अगर नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट उन्हें ऐड अप कर सप्लीमेंट दें उनके सप्लीमेंट के जी, तौर पर, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और ये है कि रूटीन केयर करें, कोई ऐसी चीज़ जो डैमेज करी है, अंदाज़ा तो हो जाता है। तो उन्हें बिल्कुल, कि अननेसेसरी जो बालों से छेड़छाड़ है ना वो भी ना करें जिससे ना करें। जी, केमिकल यूज़ ना करें। वो सही। बालों के टेक्सचर को खराब कर देता है, ठीक है ना? अच्छा बाकी हेल्दी खुश्की जो डाइट है, में दूध डैंड्रफ में जो है, ये क्यों होती है बालों में और क्या जी, ये भी बालों की सेहत को नुकसान पहुँचाती है? बाल गिरने में रोल प्ले करती है? जी, बिल्कुल करती हैं। अगर खुश्की मतलब काफ़ी लंबी जिस तरह होता है कि लोग अपनी केयर नहीं करते, अगर सिंपल आम जो मार्केट में होता है कि इससे खुश्की वो हो जाएगी ये नहीं। आप एंटी फंगल जो शैम्पू आते हैं कोई भी नेम से, डिफरेंट कोनेस या कोई भी ऐसा है जो आपकी फंगल इन्फेक्शन जो है उसको ट्रीट कर सके वो चीज़ लें।
जो उसकी काज होती है, वो हम्म। हफ्ते में 2 दफा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे काफी फर्क पड़ जाता है, लेकिन इसको मतलब ट्रीट अर्ली कर लेना चाहिए अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम है। उससे ये है कि कमजोर हो जाते हैं बाल, हेयर फॉल भी होता है, उसके अलावा एम्बेरसमेंट भी होती है, रफ बिल्कुल। आप एक मतलब आपका वो लगता है। तो उसमें ये है कि आप लाजमी इसमें ये देखा है मैंने कि अक्सर हमारे पास जिस तरह आते हैं, खासतौर पर मेल भी आते हैं, फीमेल में भी ये मैंने देखा है कि वो कान तक उनके पीछे इतनी वो होती है ना, उन्हें जिस तरह शाइनेस की वजह से ना बताते भी नहीं है। फिर आप देखें जी। वहां पे वो काफी ज्यादा ड्राइनेस की वजह से जैसे ही उसको उखाड़ने की कोशिश करते हैं, फिर जो है वूंड होने लग जाते हैं, ऐसे जख्म बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी फिर ज्यादा सेकेंडरी इन्फेक्शन की तरफ चले जाते हैं। सही, यानी अर्ली ट्रीट कर लेना चाहिए डैंड्रफ हाँ, को। अर्ली ट्रीट करें, और अपने मतलब बालों को भी ये है कि आप हफ्ते में जिस तरह 3-4 दफा तो वॉश करें, ठीक है ना, अपनी सही मतलब जिस सही। तरह आजकल जिस वही तरह वो समर सीजन पर्सनल आ जाएगा। हाइजीन है कि डेली बात लेना चाहिए जी, और आप डेली बात लें, आप ये देखें कि हर चीज के लिए ना आपकी पर्सनल हाइजीन, आप मैंने कहा 5 वक्त की नमाज के लिए अगर वजू करेंगे ना, अगर फेस वॉश करेंगे, तो उससे भी आपकी जो काफी जो है ना, जिस तरह बैक्टीरिया जो फेस पे या कुछ भी है, या जिस तरह प्रूडेंट जी एनवायरनमेंट जी। में हम होते रहते हैं या कोई भी इस तरह है, तो वो काफी वॉश आउट वैसे ही हो जाता है। तो हम वो वॉश टेक्निक्स जो होती हैं वो वाली यूज सही। करनी चाहिए। डॉक्टर जी, साहब, हमारे पास और नाजिया शाह ने नेसेसरी क्वेश्चन पूछा है कि अनवांटेड हेयर के लिए कौन सी ट्रीटमेंट हो जी, सकती है? अनवांटेड हेयर के लिए पहले तो मैंने जिस तरह बताया कि ट्रीट दी अंडरलाइन काज, आप सही। हार्मोन कोई इम्बेलेंस है, या खवातीन में अक्सर पीसीओज हो जाती हैं, ठीक है, आप हम्म। भी जैसे गायनी को ट्रीट करती हैं बिल्कुल तो उसमें बिल्कुल। हिस्टोरिज्म बढ़ जाता है। तो जब बिल्कुल। तक आप उसको ट्रीट नहीं करेंगी, वजन कम नहीं करेंगी, या वो उसके पीसीओज ट्रीट नहीं होगा, तो फिर वो बाल मतलब अगर हार्मोन इम्बेलेंस की वजह से है तो फिर वो दोबारा भी आ सकते हैं। लेकिन हम जो वैसे करते हैं, लेजर बहुत अच्छा है, अगर आपने लेजर किसी ट्रेन बंदे से या सर्टिफाइड बंदे से करवाएंगे तो उसके एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। मतलब कितने सेशन मैंने लेजर के अपनी, लेने पड़ते हैं डॉक्टर साहब, एवरेज अच्छा एक ये पेशेंट भी को? ना अकॉर्डिंग टू पेशेंट है, वही सही। करता है। कुछ पेशेंट का 3 सेशन के बाद अच्छा इफेक्ट आ जाता है, कुछ का लंबा भी चल जाता है, ये उसके पेशेंट के। लेकिन आप जब भी लेजर का ट्रीटमेंट करें या करवाना है आपने, तो मैं तो अपने मैं जो पेशेंट है उन्हें लाजमी ये कमेंट करती हूँ कि आप फास्ट फूड छोड़ दें, ठीक है ना। अननेसेसरी कोई क्रीम्स ऐसी यूज ना करें जिसमें स्टीरॉइड हो, या कोई भी मतलब ऐसे अननेसेसरी किसी भी चीज को यूज प्रोडक्ट्स को यूज ना करें जिसकी आपको जरूरत नहीं है। हेल्दी स्किन करनी है तो आप, जंक फूड से भी ये है कि उससे भी हार्मोन इम्बैलेंस होता है, तो चीजों को भी आप जो है अपनी और प्लग ना करें, खुद से प्लग ना करें। कोई आपको इशू है तो आप हमसे कंसल्ट करें, अननेसेसरी सही प्लग नहीं करना चाहिए। सही। सही। अच्छा, एक और सवाल आया है कि क्या लेजर हेयर रिमूवल के कोई साइड इफेक्ट भी हैं? देखिए अभी तक तो कोई इस तरह नहीं आए, लेकिन हम प्रिकॉशनरी मेजर्स तो करते हैं, जिस तरह वैसे तो कोई इस तरह नहीं है, लेकिन हम ये है कि देखिए ये सुपरफिशियल ही रहता है स्किन के उसमें, हम्म। तो इसके हैजर्ड्स नहीं है, लेकिन इससे स्किन बहुत फाइन हो जाती है अगर आपने अच्छा करवाया। मतलब अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मेरे पास सोप्रानो टाइटेनियम है लेजर, और पिको लेजर भी उसमें कंबाइन वो है, तो उसमें अगर आपने अच्छी फ्रिक्वेंसी जो पेशेंट की जिस तरह टेक्सचर है, हर हम्म। पेशेंट डिफरेंट आता है, कुछ के बहुत थिक होते हैं, कुछ के नॉर्मल उसके होते हैं। तो अगर आपने पेशेंट के अकॉर्डिंगली उसके हेयर के अकॉर्डिंगली आपने उसको ट्रीट किया है तो एक्सीलेंट रिजल्ट। सही मतलब मैं सही। रिकमेंड करती हूँ कि आप लेजर, मतलब रिकमेंड करती हूँ मैं तो बिल्कुल पेशेंट्स सही। को कर। सही। तो डॉक्टर साहब, बहुत सी खवातीन गोरा होना चाहती हैं, व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट लेना चाहती हैं, तो आप क्या रिकमेंड करती हैं? आजकल तो बहुत जगहों पे इस चीज का जो है ना, मतलब कुछ अनप्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल लोग भी इसकी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो हाँ, उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि किससे लेना चाहिए और कब लेना चाहिए? अच्छा, सबसे मैं एक तो मेरे पास जो भी आता है ना इसके लिए आते हैं चाहे वाइटनिंग के लिए, वो तो हम्म। देखिए अक्सर तो ऐसे सवाल करते हैं ना कि बाजी ऐसा ऐसी क्रीम दे दो कि हम 2 दिन में के मतलब हफ्ते बाद हमारी फैमिली में कोई शादी है, कोई इवेंट है, हम बस 5 दिन के अंदर अंदर ना चिट्टे हो जाएं और हमें कुछ नहीं चिट्टे चाहिए, भी तो कतरीना ऐसा कैफ तो जैसे हो जाएं। तो ऐसी तो कोई जादू मैंने बताया ना, जादू की कोई ऐसी चाहिए नहीं है जिसको आप लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये चीजें अगर करती हैं तो उनमें फिर मरकरी या स्टेरॉइड कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो आपको स्किन को लॉन्ग वे में डैमेज करती है। तो मैं तो पहले उनको सबसे पहले बताती हूँ कि आपकी जेनेटिक्स नहीं चेंज होंगी, बट ये है ग्लो आ जाएगा, या आप कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। अगर आप इसको यूज करेंगे अपनी मेंटेनेंस डोज पे आ जाएंगे, ग्लूटाथायोन मैं रिकमेंड करती हूँ, बट ये है कि ये नहीं है कि आप ये कह दें कि ग्लूटाथायोन की आपने एक ड्रिप लगा दी या मल्टीविटामिन जो भी है तो उससे आप फौरन हफ्ते बाद वो हो जाए, ये पेशेंट को लाजमी काउंसिल करना चाहिए, ठीक है। सही। उसमें ये होता है यानी कि
पेशेंट पैसा भी बहुत लगा लेते हैं और फिर उन्हें अगर रिजल्ट ना मिले तो वो मतलब अनॉयड होते हैं कि क्यों इस तरह। तो ये ग्लो करवा देता है, लेकिन हर बंदे का डिफरेंट होता है, कुछ को अच्छा इफेक्ट आ जाता रिस्पॉन्स है, डिफरेंट होगा, लेकिन मेडिसिन का इफेक्ट जी डिफरेंट आएगा। अच्छा। जी, आप शॉर्टकट्स की तरफ मत जाएँ। बस आप वही अपनी कंसिस्टेंट और अपनी बिलीव करें कि हम मतलब वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो विन द उस तरह रेस। आप चलिए, ठीक है ना? हाँ, सही। तो सही। खास तौर पे अच्छा। जो मार्केट में क्रीम्स है ना, मिक्स क्रीम्स के नेम से और इस व्हाइटनिंग तरह, क्रीम्स, जी इनसे तो जी। बिलीव जी, इनसे आप इज्तनाब करें। कोई भी अच्छी सही। एक मैंने जो एफडीए अप्रूव्ड हो, कोई भी व्हाइटनिंग क्रीम हो, मैं किसी चीज़ को एक को स्पेसिफाई नहीं करती, उसकी आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें, उसके अकॉर्डिंगली आप लें। अच्छी मतलब जिसमें किसी में अच्छी वो है, जिसमें ग्लूटाथायोन है, विटामिन सी है, या जो भी, तो अगर इस तरह आपके हैं और जो आपको सूट कर गई है और आपने देखा है कि उसको छोड़ने के बाद आपका कोई टेक्सचर चेंज नहीं हुआ या स्किन पे बैड वो नहीं उस पे इफेक्ट आया, तो फिर आप उसको कंटिन्यू करें। अक्सर वैसे ये ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो एक यूज कर रहे हैं काफी अच्छे से, बहुत अच्छा, फिर कहते हैं अब उसने असर करना छोड़ दिया। छोड़ दिया मैं है। वैसे एजेलिक एसिड रिकमेंड करती हूँ, खासतौर पर जिनको एक्नी स्कार्स होते हैं, तो उसके भी एक्सीलेंट रिजल्ट है। बाकी सही। स्किन के बाकी भी बताते हैं जी। अच्छा, बहुत सी पीलिंग खवातीन भी सेल्फ मेडिकेशन कर रही होती हैं, जैसे मुझे जानने को मिला कि जी हम खुद से ग्लूटाथायोन के कैप्सूल खा रहे हैं, और हमने कहीं देखा है कि वो 3 महीने खा लें तो बिल्कुल बंदा चिट्टा गोरा हो जाता है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने तो इस तरह नहीं देखा, मैं आपको बताई हूँ, ग्लो आ जाता है, आपका टैक्स वही रहता है, तो ये नहीं है कि फौरन आप 2 माह खाएँगे और फिर इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, वही ना कि आप को फिर मेंटेनेंस रखनी पड़ती है। अगर आपने ग्लूटाथायोन छोड़ दिया कुछ ऐसे बाद, फिर आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप चाहती हैं। तो ये होता है कि अब पेशेंट के अकॉर्डिंगली फिर हम उन्हें, अगर उनकी जेब इजाज़त देती है उनके बजट के मुताबिक, फिर उनको हम टैबलेट्स दे देते हैं। कुछ लोग जो सही। अफोर्ड कर सकते हैं फिर उनको इससे जो कॉकटेल वगैरह। ग्लूटाथायोन या ये जो व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट्स आप देते हैं डॉक्टर साहब, उससे पहले कुछ प्री रेक्विजिट्स भी होते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाने होते हाँ, हैं पेशेंट के, जब नहीं आप ड्रिप्स हाँ, वगैरह वो देते हैं? ये जी, वो इस तरह है कि करवा लेने चाहिए, उसमें ये है, मैं तो वैसे जो पेशेंट ऐसे आता है, जिससे मैं आपको बताऊँ कि एक पेशेंट आई आज से 3 साल पहले मेरे पास। उसने ना कहा कि मैंने बहुत व्हाइटनिंग क्रीम लगाई, मतलब उसके माशाल्लाह 5 बच्चे थे। अच्छा। मतलब वो आप ये देखें कि उसके वो आयरन भी लगवा दिया। ऐसे ही मैंने उसका ना टेस्ट करवाया। मैंने कहा, आप मुझे इससे लगता है कि आपको थैलेसीमिया माइनर ना हो। मतलब मैंने उसको स्टार्ट करने से पहले ना मैंने कहा मैं कुछ टेस्ट करवाऊँगी। तो मैंने सीरम फेरेटिन ये सारे टेस्ट करवाए ना, तो वो डायग्नोज़ सीबीसी, हुई। सीरम फेरेटिन, और हाँ, ये थैलेसीमिया के सारे लिए एचबी हाँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ जी, हाँ जी, सारी ये करवाई, तो वो डायग्नोज़ हुई, थैलेसीमिया माइनर उनका डायग्नोज़ हुआ। आप ये देखिए कि अच्छा। उसको प्रेग्नेंसी पे विनोफर भी लगते हैं, लेकिन इग्नोर होगी ना, कोई टेस्ट नहीं करवाया। जिसकी वजह डायग्नोज से नहीं उसका हुए, हाँ। बड़ा अजीब-सा वो डार्क कॉम्प्लेक्शन था। फिर स्किन मैंने उसकी उन्हें अजीब। बताया कि आपने आइंदा से आयरन नहीं लगवाना था, और अपना ट्रीटमेंट भी उनको मैंने, जो मेरे सीनियर थे, मेडिकल फिजिशियन थे, मैंने उनको रेफर किया उस पेशेंट को, और उसने वही सही। दवाएँ सही। दी। और मैंने इस फील्ड में हाइपोथायरायडिज़्म बहुत डायग्नोज़ किया, ठीक है ना? ये भी बहुत कॉमन है जो फीमेल में है, और फीमेल जो है वो अनडायग्नोज़ रह जाती है। हाइपोथायरायडिज्म। जी, जी। सही। वो भी बहुत सही। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ना, उसमें आप लाज़मी करें। देखिए, एस्थेटिक के चीज़ें करने, एक तो मैं कहती हूँ कि आप लोगों को पीपीई जिसे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स लाज़मी करने चाहिए, और आप कहीं भी एस्थेटिक किसी क्लिनिक में या कहीं भी क्लिनिक में कोशिश करें वो डिस्पोजेबल सिरिंज या हर चीज़ डिस्पोजेबल है या नहीं। ख़ास तौर पे बिल्कुल। जैसा आपने देखा पार्लर पे जाके ये स्पंज वाला जो है ना, कि वो उससे क्लीन सेम। करना, एक ही स्पंज से डिफरेंट सबको यूज़ हो। इन चीज़ों का आप खुद भी केयर करें, जो जाता है सैलून पे अपनी एक किट बना लें अलग से, वही आप उन्हें दें और वो यूज़ करें, या देखें कि वो डिस्पोजेबल है। देखिए ना, इससे बीई-सी का भी हो सकता है, आप पीआरपी बिल्कुल। करवाते हैं या कोई बिल्कुल। भी इस तरह आप खूबसूरत होने प्रोसीजर गए हैं और माइक्रो। इन्फेक्शन लेके वापस आ गए हैं, जी, हेपेटाइटिस का, वो या अब ये तो है कि एचआईवी का आप भी रिस्क है जब नीडलिंग होती है तो। जी, जी, बिल्कुल ये है, तो आपने वैसे तो डॉक्टर्स खुद भी ख़्याल करते हैं, बट ऐज़ ए पेशेंट आपको खुद भी इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हम बिल्कुल। पे किस तरह, मतलब हमने जो है इस चीज़ का ख़्याल रखना है, ठीक है। स्पॉन्ज अगर आपने यूज़ भी करना है तो आप अपना ले लें, या जी। डिस्पोजेबल, मतलब जो हो न्यू पैकेट जो है वो। सही। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, फेशियल तो ज़माने से ख़वातीन करवाती आ रही हैं, अब हाइड्रा फेशियल का बहुत रवाज आ गया है। इसमें सिंपल हाँ, फेशियल में और हाइड्रा फेशियल में क्या फ़र्क है? और क्या एक बार हाइड्रा फेशियल करवा लेना काफ़ी है या रेगुलर करवाना चाहिए? नहीं।
इसमें देखिए सिंपल तो देखिए उसमें ये होता है असल फौरन एक दिन में ना वाइट हो जाए, मतलब वही ग्लो करने लग जाए, तो स्किन पॉलिश लोगों को होता है, असल तो वही होता है कि वो सिर्फ गोल्डन बाल हो जाते हैं, तो ऐसे लगता है फेयर कॉम्प्लेक्शन हो गए। तो जी। हाइड्रा जो है वो मतलब स्किन एजुविनेशन के लिए हम यूज मतलब करते हैं, उसमें स्किन हाइड्रेट के लिए उसमें सीएम्स डिफरेंट यूज किए जाते हैं, और कुछ टेक्निक्स हैं जैसे डर्माब्रेजन है, ठीक है ना। फिर उसके अलावा उसमें डिफरेंट सीएम्स करके फिर हम कोल्ड है मतलब जिससे उसका एक, जैसे आप कह लें कि उसकी एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके जरिए हमने ये काम करना होता है, ठीक है ना। सही। उसमें अननेसेसरी कोई स्किन पॉलिश नहीं यूज की जाती, ठीक है ना। कोई ऐसी नहीं चीज यूज की जाती जो स्किन के लिए हार्म हो, फौरन उनको इफेक्ट तो दे दे, बट बाकी वो इसमें उसमें ये सक्शन उसकी इंस्ट्रूमेंट से ही, जिस तरह वो उनकी मशीन होती यानी है वो स्किन के अंदर तक डीप हाइड्रेशन कर देते हैं? हाँ जी, डीप हाइड्रेशन क्लींजिंग डीप कर देते क्लींजिंग हैं डीप। उसमें। सही। हाँ, और ना उसमें अननेसेसरी जिससे हम नहीं रिकमेंड करते हैं। अब जैसे एक्नी के प्रोन स्किन असल में तो ज्यादातर मेरे पास तो ऐसे ही आते हैं जिनको कोई ना कोई इशू होता ही है, तो स्क्रब गए और अच्छी प्रोडक्ट्स आप यूज करें, ठीक है ना। कोई भी रिकमेंडेड जो अच्छी मतलब अननेसेसरी स्क्रबिंग ना करें, और इस अच्छे सीएम्स यूज करें जो उसके लिए देखें, जिसने हाइड्रेशन लेनी है उसमें हाइलोरॉनिक एसिड को आप वो करते हैं। एक्नी प्रोन स्किन है तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह पोज है तो आप नियासिनामाइड उनको सीएम्स के तौर पर रिकमेंड कर सकती हैं पेशेंट्स को, ठीक है ना। तो ये इसी तरह सही। आपने इसको लेके चलना होता है। सही। अच्छा वो और ये करवाना ये नहीं है एक दफा करवाने से होगा, मैं तो कहती हूँ कि हाँ मतलब 1 माह बाद 2 माह बाद करवा लेना चाहिए, लेकिन मैंने देखा वही जिस तरह जिनमें कंसिस्टेंसी है, जो हर मंथ कंसिस्टेंसी, आके वही अपनी बात, केयर बिल्कुल। करवाते हैं, तो उनकी स्किन काफी जो है नीट हो गई है पहले से। बस बिल्कुल, आप, बिल्कुल। मैंने देखा है कि आप अवेयरनेस दें, डॉक्टर की बात सुनता है। देखें आप जी। पेशेंट को जो शीशा दिखाएंगे, वो अगर आप पे बिलीव करता है या ट्रस्ट उसको करता है, फर्क पड़ेगा बिल्कुल। आपकी ट्रीटमेंट, ट्रस्ट है, तो आप थोड़ी सी काउंसलिंग उसे टाइम दे पेशेंट को, उन्हें से सही। ही उनकी जो है ना एक जिसे हम कहते हैं एथिकली उनको गाइड से ही कर दें कि गाइड आपके सही लिए है। कौन सा ट्रीटमेंट ठीक है। जिस तरह मेरे पास अक्सर आ जाती हैं जिस तरह लेजर के, मैडम ये 2 हफ्ते अभी फिर लेजर कर दें, अभी जरूरत नहीं होती, तो फिर उन्हें मैं बताती हूँ कि देखें उसकी एक हेयर की स्टेज होती है जिसपे आपने लेजर अप्लाई करना होता है। ये नहीं कि आप हर हफ्ते आ जाए मतलब लेजर हो तो इससे ज्यादा फर्क होगा कि जितने सेशन हो जाएंगे, ठीक है ना, सही। 6 वीक्स के मेरा बाद लास्ट क्वेश्चन है मतलब। डॉक्टर साहबा, क्योंकि हमारा टाइम शॉर्ट है, 40 मिनट पे हम क्लोज हाँ, कर देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि पीआरपी क्या होता है और इसको कब ये ट्रीटमेंट हम करवाते हैं, इसकी क्या इंडिकेशंस हैं? पीआईपी ये होता है कि प्लाज्मा रिच प्रोटीन होती है कि हमने उनको क्या करना है, पेशेंट का सैंपल लेते हैं, फिर उसको हम सही। सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के तो उसको प्लाज्मा उसका जो है सेपरेट करते हैं। फिर सही। उसका ही पेशेंट का ही प्लाज्मा होता है, लेकिन उससे पहले भी आप देख लें कि वो ऑटोइम्यून डिजीज तो नहीं है पेशेंट को, कोई एसएलई का पेशेंट है या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज ना हो उस पेशेंट को, ठीक है ना। सही। जिसका भी आप प्लाज्मा लें, पेशेंट को एक्चुअली मेडिकल फिटनेस आपने पहले देखनी है जरूर कोई भी प्रोसीजर करते हुए। फिर जब उनका प्लाज्मा ले लेते हैं उसमें फिर कुछ जो अच्छे ये जो सीएम्स होते हैं या एक्सोसोम कुछ भी हम मिक्स करके, एक तो ये स्किन रिजुविनेशन के लिए बहुत अच्छा उसका इफेक्ट है कि उसको जब हम फेस पे खासतौर पे जिनके एक्नी स्कार हैं तो उनके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बॉडी में कहीं भी मतलब गायनोकोलॉजिकल इश्यूज किसी के हैं तो उसमें भी यूज हो सकती है, ठीक है ना। हेयर पीआईपी भी होती है, ठीक है, जिस तरह अच्छा। यंग एज में अगर किसी के हेयर फॉल ज्यादा है तो वो गए, बस थोड़ा पेनफुल होता है, पेशेंट अवॉइड करते हैं, लेकिन ये है उससे नमिंग क्रीम लगा के या लोकल एनेस्थीसिया करके तो आप उसको, लेकिन जेंटल चले पेशेंट को ना, सही। जिसको जितनी जरूरत है, किसी के डीप्स का है तो डीप जाए, वरना सुपरफिशियल जिस तरह भी है टेक्निकल बंदे से वो आप करवाएं। और ये ना, मैंने देखा मेरे पास पेशेंट आती है वो कहती है बाजी खून नहीं निकला तो असर ही नहीं होगा, मतलब हार्श ना, पेशेंट जेंटली उनको ट्रीट करें, उसके अंदर प्रोडक्ट्स भी अच्छे इस्तेमाल करें, तो उसके बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। सही। मैंने तो तो ये देखा है कि माइक्रो उसके नीडलिंग और बहुत। पीआरपी क्या सेम चीज होती है? माइक्रो नीडलिंग वही है कि उसमें आपने वो माइक्रो नीडल्स लगाते हैं प्लाज्मा पेन के साथ, तो उसको आप उस यूज करते हैं। और पीआईपी जो है प्लाज्मा जो इसमें है, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन रिच प्लाज्मा जो होता है उसको ये है कि आप निडल से भी लगा सकते हैं, 1 cc की जिस तरह इंसुलिन सिरिंज वगैरह होती है उससे भी आप इंजेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह डार्क किसी के ज्यादा डीप स्काइंग है, ठीक है ना। और हेयर में भी आप इससे, और आप इसके डिफरेंट मेसोथेरेपी है या different उसकी डिफरेंट जो है इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, नीडल्स होती हैं, तो उस अच्छा। स्टेज के लिहाज से वो तो करते क्या हैं। वाकई ये जो जिन खवातीन के हेयर थिन हो जाते हैं और दरमियान में वो गंजापन सा आने लग जाता है,
तो उनकी ये पीआरपी करने से मतलब हेयर थिक हो जाते हाँ, हैं और नहीं, कितने नहीं, सेशन आपके ना करवाने पड़ते सेशन हैं होते हैं। इसके? हाँ, सेशन होते हैं। देखिए डॉक्टर अच्छा, ज़ैनब, ये ना अकॉर्डिंग टू पेशेंट होता है। कुछ का अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है बहुत जल्दी, और आप उनको मल्टीविटामिन और सारी बाकी चीज़ें भी उनको स्किन हेयर केयर के बारे में बताएँ। और ये है कि इसमें सेशन करने पड़ते हैं हमें, तकरीबन देखिए 5 से 6 सेशन भी लग जाते हैं। कुछ का बहुत सही, अच्छा बेबी हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। इवन सही, ग्लूटाथायोन जो जिनको मैं लगाती हूँ कॉकटेल बना के इसका, उनका भी ये कहना है कि हमें बहुत एनर्जेटिक, मतलब देखें सबसे पहले ये होता है कि आपकी बॉडी जो है उसकी वो उसको बेहतर करता है। तो वो मतलब इम्यून सिस्टम को भी और बाकी चीज़ों को भी। तो ये है कि बेबी हेयर आना शुरू हो जाते हैं ट्रीटमेंट के बाद में। तो सही, सही, मतलब सेशन के बाद आना शुरू हो जाते हैं। सही, अच्छा इफ़ेक्ट है। हाँ, अगर बिल्कुल सही। यंग एज में या अभी कम है हिस्सा, तो आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। बार्डनेस में सवालात बहुत सारे मुश्किल रह गए, नहीं है। हम एक इंशाल्लाह एक नशिस्त और रखेंगे आपकी परमिशन से जब आपके पास टाइम हो। तो लास्ट में आप ऑडियंस को जो हमारी है स्किन केयर के बारे में कोई गोल्डन टिप देना चाहें तो वो ज़रूर बताएँ? जी, मैं बस यही कहूँगी अननेसेसरी किसी भी ट्रीटमेंट को से अवॉइड करें, ठीक है? सही, आपकी स्किन अल्लाह ताला ने दी है, जो आपका स्किन टोन है उस पे कॉन्फिडेंट हैं, हाँ, उसको बेहतर करें, उसको आप उसकी बेहतरी के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूर करें। हेल्दी स्किन आपका एम होना चाहिए, ना कि व्हाइटनिंग स्किन, ठीक है ना? ताकि सही, आपको हो कि हमारी स्किन हेल्दी होगी तो उससे काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है? सही। और डॉक्टर साहब आप तो प्रैक्टिस कहाँ करती हैं? किसी ने आपसे अपॉइंटमेंट लेना हो, तो आप काइंडली अपने क्लिनिक का एड्रेस भी शेयर कर दें और हम डिस्क्रिप्शन में भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो कि अपॉइंटमेंट के लिए होगा वो शेयर कर देंगे। तो काइंडली आप अपना एड्रेस भी बता दें और टाइमिंग भी बता दें क्योंकि जो है ना, जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उनके लिए ईज़ी हो जाए। जी, मैं मेडिकल कॉलोनी में ये बीवीएच की जो है, उसमें लेन नंबर 2 में 8 जो है हाउस है, उसमें करती हूँ प्रैक्टिस 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। सही, सही। और संडे को ऑफ जी, होता है? जी, संडे ऑफ होता है। देखिए सही, संडे तो सही। लिखा है ना कि आप हमें अब वो हमें कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगी अपॉइंटमेंट के लिए, वो हम डिस्क्रिप्शन में शो कर देंगे इंशाल्लाह। डिटेल्स आपके एड्रेस जी, जी। क्लिनिक एड्रेस की भी हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, तो वो ख़वातीन और जो अपना ट्रीटमेंट लेना चाहती हैं, वो ज़रूर राब्ता कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया हाँ, आपने हमें टाइम दिया और बहुत से मिथ जो थे स्किन के बारे में वो हाँ, हमारे जो है ज़रूर ऑडियंस के दूर हुए होंगे। तो हाँ जी। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी, आपने अपने बस कीमती वक़्त में यही से आपको इतवार के मैं दिन कहना टाइम चाहूँगी। निकाला। जी, थैंक यू सो मच, जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपना ख़्याल ओके, रखिएगा। चलते हैं जी, थैंक यू अल्लाह सो मच हाफ़िज़, डॉक्टर। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह